हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 5.2 से संबंधित प्रश्न नंबर 13 से 16 को हल करेंगे। इससे पहले हमने अलग अलग वीडियो के अंदर 5.2 प्रश्नावली से संबंधित प्रश्न नंबर 1 से 12 को हल कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मौजूद हैं, आप वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले करते हैं प्रश्न नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? हमें ये ज्ञात करना है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो बच्चों, इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जहां पर 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य पूछ लिया जा सकता है, 3 से विभाज्य पूछा जा सकता है, 5 से विभाज्य पूछा जा सकता है, 2 अंकों वाली संख्याएं भी हो सकती है, 4 अंकों वाली संख्याएं भी हो सकती है। ऐसा कोई भी सवाल आ जाए, आपको कुछ रफ कार्य करना है। वो रफ कार्य मैं अलग से समझा रहा हूं आपको, यहाँ से ध्यान से समझना। 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है। 100 से पहले 99 में तो 2 ही अंक होते हैं। 100 से शुरू होती है, 100 के बाद 101, 102, ऐसे करते करते ये चलती है बच्चों 999 तक। 999 तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं। अब प्रश्न ये है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, यानी कि इन संख्याओं में से कुल कितनी संख्याएं हैं जिसमें 7 से विभाजित हो जाती है वो संख्याएं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहली जो संख्या है और सबसे लास्ट वाली संख्या है, इसमें 7 का भाग दोगे। पहला काम क्या करोगे, सबसे पहली संख्या और सबसे लास्ट संख्या दोनों में 7 का भाग देना है। 7 से विभाज्य पूछा है तो 7 से ही भाग देना है। तो 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौके 28, बचा कितना 2। अब इस 2 को हम इस 100 में से घटा देंगे। 100 में से हमने 2 घटाया तो कितना बचा 98। यानी कि 98 एक ऐसी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है। यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है 7 से विभाजित करने पे 14 आया है। 2 शेषफल बचा है। 2 जो शेषफल था बच्चों, वो शेषफल है वो हमने 100 में से कम कर दिया। अब जो बचा हुआ है 98, उसमें 7 का पूरा भाग जाएगा। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि ये जो 98 है ये 2 अंकों वाली संख्या है। हमें चाहिए कौन सी? 3 अंकों वाली संख्या। तो हम इसमें 98 से अगली संख्या जो 7 से विभाजित होगी वो 7 जोड़ने पर हमें मिल जाएगी। तो 98 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 7 15 का 5, 9 और 1 10। तो पहली संख्या जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित हो रही है 3 अंकों वाली, वो कौन सी आ गई? 105। चलिए अब हम इधर दूसरी साइड 999 जो है उसमें भाग देते हैं किसका? 7 का। तो 7 एकम 7, 2 और 9 29, 7 चौके 28 और बच गया 1 और यहाँ 999 लिखना था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19, 7 दूनी 14 और ये बच गया 5 हमारा यहाँ पर शेष बच गया। तो जो शेष बचता होता है उसको हमने घटाना होता है। शेष बचा वो घटा दिया तो ये आ गया 4 9 9, यानी कि 994। तो अंतिम जो संख्या होगी जिसमें 7 का पूरा भाग जाएगा वो हो जाएगी 994 और पहली संख्या हो जाएगी 105। ये सारा रफ कार्य है, दोबारा से समझो। सबसे पहले 3 अंकों वाली सारी संख्याएं लिख ली, 100 से शुरू होकर 999 तक चली। 7 से विभाज्य पूछा है तो 7 का भाग देखकर देख लिया दोनों में। जितना शेष बचा है उतना उसमें से घटा दिया। घटाने के बाद जो उत्तर आया, घटाने के बाद जो भी उत्तर आएगा उसको देखना है कि वो हमारी 2 अंकों वाली संख्या है या 3 अंकों वाली है। क्योंकि प्रश्न में 3 अंकों वाली संख्या पूछी है तो 3 अंक वाली ये संख्या तो है नहीं। इसका मतलब क्या होगा, हमें इसमें 7 और ऐड कर देने हैं ताकि ये 3 अंकों वाली संख्या बन जाए। तो 3 अंकों वाली बन गई यहाँ पे 7 ऐड करते ही। तो 98 के बाद में 99, 100, 101, 102, 103, 104, इनमें 7 का भाग नहीं जाएगा। 105 में 7 का भाग पूरा जाएगा।
तो पहली संख्या 105 आ गई और अंतिम संख्या आपने कैसे निकालनी है, 999 में 7 का भाग देकर 5 शेष बचे थे, 5 घटा दिए 994 आ गया। अब यहाँ आपने एक लाइन लिखनी है, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी है। क्या होगी एपी? पहली संख्या तो आएगी 105, फिर इसमें 7 7 ऐड होते जाएंगे, 7 से विभाज्य है तो 7 7 ऐड हो जाएंगे, 105 और 7 112, 112 और 7 119, ऐसे करते 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 लास्ट में चली जाएगी 994 तक। ठीक है, ये 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं की एपी हमने प्राप्त कर ली। अब इस एपी के अंदर हमें कुछ बातें पता चल जाती है। यहाँ ए बराबर तो आ गया 105 और सार्वंतर जो डी है, सार्वंतर डी वो होगा 112 में से 105 घटाने पर हमें मिलेगा, दूसरे पद में से हमने पहला पद घटाया तो डी बराबर आ गया 7। ए और डी तो एपी से पता चल ही जाते हैं। अब प्रश्न ये था कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो इस एपी के अंदर जितने पद हैं वो सारे 7 से विभाज्य हैं, तो उन पदों की संख्या हमें पता करनी है। तो लिखेंगे, माना दी गई एपी में कुल n पद हैं, तो nवां पद कौन सा होगा? 994। nवां पद क्या हो जाएगा? 994 हो जाएगा। और nवें पद का सूत्र होता है a + n-1 गुणा d बराबर में 994। अब इसमें हम रखेंगे वैल्यू किसकी? a और d की। a की वैल्यू 105 प्लस n-1 की जगह n-1 और d की जगह पे 7 बराबर 994। तो ये आएगा 105 प्लस 7n-7 बराबर 994। तो ये आएगा, प्लस का तो 7n है और 105 में से 7 माइनस करेंगे तो 98 आ जाएगा और बराबर में 994। तो 7n बराबर आ जाएगा 994 माइनस 98। तो 7n की वैल्यू आ जाएगी, इसका घटाव करेंगे तो 896। ठीक, तो n की वैल्यू आ जाएगी 896 बटा 7। तो 7 का पाड़ा पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 1 बचा, 1 और 9 19, 7 दूनी 14, 5 बचे, 5 और 6 56, 7 8 56। n की वैल्यू कितनी आई? 128। नीचे लिख देंगे, अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं कितनी हुई? 128। तो ये था प्रश्न नंबर 13, जिसमें हमें ज्ञात करनी थी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है। और इस तरह से हमने 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली कुल 128 संख्याएं पता कर ली। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। 14वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो बिल्कुल जो 13वां प्रश्न था उसी तरह का ही प्रश्न है ये भी। अब यहाँ पर हमें पहली और अंतिम संख्या दे रखी है 10 और 250, और इन संख्याओं के बीच में जो 4 के गुणज यानी कि 4 के पहाड़े से कटने वाली संख्याएं अर्थात 4 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हमने ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसा ही रफ कार्य करेंगे जैसे पीछे किया था। 4 का भाग हमने पहली संख्या 10 में देना है और 4 का ही भाग हमने अंतिम संख्या 250 में देना है। दोनों में 4 का भाग देंगे, यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 2 बच गया शेष। तो 10 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 8। अब ये 8 तो इस 10 और 250 के बीच में आता नहीं है, तो हम क्योंकि 4 के गुणज ज्ञात कर रहे हैं तो 8 के जस्ट बाद अगला गुणज कौन सा होगा? 4 जोड़ने पर मिल जाएगा 12, यानी कि पहली संख्या तो है 12।
अब इधर 250 में जब 4 का भाग देंगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1 बचा 10, 2 चौके 8, 2 बच गया। तो 250 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास 248। ये 248 इस 10 और 250 के बीच में आता है, तो अंतिम संख्या हम 248 लेकर चलेंगे। तो अब हम पहली और अंतिम संख्या ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की एपी है। 4 के गुणज की एपी, पहली संख्या 12, फिर 4 जोड़ दिए 16, 16 4 20, 20 4 24, ऐसे करते 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 हम जाएंगे लास्ट में 248 तक। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला? प्रथम पद a बराबर 12, a की वैल्यू 12 मिल गई। और सारवंतर d, दूसरे पद 16 में से पहला पद 12 घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा 4। अब पूछा क्या गया है, इसके कितने गुणज हैं 4 के, तो हम इनको मान लेंगे कि ये n गुणज हैं। तो लिखेंगे माना एपी में कुल n पद हैं। तो nवां पद कौन होगा? nवां पद होगा 248। लास्ट में जो पद है वो nवां पद होगा। पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते nवां पद 248 है। तो nवें पद का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 248। a और d की वैल्यू रखेंगे। a का मान तो है यहाँ पे 12, फिर n माइनस 1, d का मान है 4, बराबर में 248। तो 12 प्लस 4 का n से गुणा 4n, 4 का माइनस 1 से गुणा -4, बराबर 248। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, प्लस के प्लस में 4n बराबर 248। तो यहाँ से 4n बराबर आ जाएगा 248 माइनस 8। तो 248 में से 8 घटाएंगे तो 4n की वैल्यू आ जाएगी 240। यहाँ से n की वैल्यू आएगी 240/4। और आप जानते हैं 240 में जब 4 का भाग देंगे तो 6 चौके 24 और 0 साथ में लग जाएगी, n बराबर आ जाएगा 60। अतः लिख देंगे, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के जो गुणज हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? बराबर 60। ठीक है, तो ये था प्रश्न नंबर 14। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लें। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 15। तो इस प्रश्न में हमें दे रखा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, जहां पर समांतर श्रेणियां दे रखी है 63, 65, 67, डैश 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 और 3, 10, 17, डैश 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 के nवें पद बराबर है। यहाँ दो अलग अलग समांतर श्रेणियां दे रखी है और ये पूछा गया है कि n का कोई ऐसा मान बताइए जिसके लिए ये दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो जाएंगे। तो सीधी सी बात हमसे ये पूछी है कि इन दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद एक दूसरे के बराबर होगा। nवां पद ही बराबर होगा, लेकिन वो nवां पद कौन सा है वो ज्ञात करना है। तो हल करेंगे, चूंकि यहाँ पर दो अलग अलग समांतर श्रेणियां हैं तो हम लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी है एपी फर्स्ट, जो है वो है हमारे पास 63, 65, 67, डैश डैश डैश। तो यहाँ से हमें मिला ए बराबर कितना है? 63। ठीक है, तथा डी बराबर दूसरे पद 65 में से पहला पद 63 घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा हमारे पास, डी बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, ये हमारी पहली समांतर श्रेणी से आ गया। तो हम लिखेंगे पहली समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि an कितना आ जाएगा?
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर आएगा a की जगह पर 63, n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 और d की जगह पर 2। तो ये आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि ए एन बराबर आ जाएगा 63 में से 2 घटा दिए 61 प्लस 2n। ये हमने सारा काम किया है पहली समांतर श्रेणी के लिए। अब हम इसके दूसरी साइड कर लेते हैं। दूसरी समांतर श्रेणी है AP2 कौन सी है हमारे पास 3, 10, 17, डैश 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 ये है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें जैसे ये किया है सेम बिल्कुल ऐसे ही यहाँ करना है दूसरी साइड। a बराबर कितना है 3। अब यहाँ मैं इसको a डैश मान लूँगा, ठीक है, क्योंकि अलग समांतर श्रेणी है तो हम इसको a डैश मान लेते हैं। और d डैश कितना हो जाएगा, d डैश हो जाएगा दूसरा पद 10, उसमें से पहला पद 3 घटा दो, तो d डैश बराबर आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दूसरी समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर, अब फार्मूला भी थोड़ा सा चेंज होगा बच्चों। a की जगह पर a डैश लिखेंगे प्लस n माइनस 1 की जगह n माइनस 1 और d की जगह लिखेंगे d डैश। तो an बराबर आ जाएगा a डैश 3, n माइनस 1 n माइनस 1 और d की जगह 7। तो ये आएगा an बराबर 3 प्लस 7 और n का गुणा 7n और 7 माइनस 1 दोनों का गुणा माइनस का 7। तो ये an आ जाएगा, 3 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 4, -4 प्लस 7n ये आ गया। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। अब क्योंकि हमें ये प्रश्न में दे रखा है कि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर है, चूंकि दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हैं, तो ये दोनों हम एक दूसरे के बराबर लिख देंगे। तो ये आ जाएगा 61 प्लस 2n किसके बराबर आएगा -4 प्लस 7n। ठीक है, n वाले मान एक साइड ले चलते हैं और जो काउंटिंग वाले नंबर हैं उनको एक तरफ। यहाँ प्लस का 2n, ये 7n इधर आकर माइनस का 7n हो गया। -4 पहले से था, ये 61 इधर आकर प्लस की जगह माइनस का 61 हो गया। तो 2n में से 7n घटाएंगे तो माइनस का 5n, -4 और -61 माइनस के 65। तो आगे सोल्व करेंगे तो n बराबर आ जाएगा -65 बटा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा। n की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करने पर 65 में 5 का भाग देने पर 13, अर्थात n का हमने मान ज्ञात करना था। n के किस मान के लिए, n बराबर 13 के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं कि दोनों समांतर श्रेणियों के 13वें पद एक दूसरे के बराबर हैं। ठीक है, तो ये 15वां प्रश्न आपने अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। तो अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 16। वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। आसान प्रश्न है और टिपिकल भी है, थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। अक्सर इसी तरह के प्रश्न जो होते हैं वो परीक्षा में आते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है वो लिखते हैं, समीकरण बनाते हैं, उन्हें हल करते हैं और a और d ज्ञात करते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, तीसरा पद यानी कि a3 कितना दे रखा है, तीसरा पद 16 है, ये दे रखा है। तो तीसरा पद का फार्मूला होता है a प्लस 2d, इसकी वैल्यू दे रखी है 16, समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो 7वां पद 5वें पद से क्या है, 12 अधिक है, तो 5वां पद प्लस 12। 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है, तो 5वें पद में 12 जोड़ दिए, 7वां पद आ गया। 7वें पद का सूत्र a प्लस 6d और 5वें पद का सूत्र a प्लस 4d प्लस में 12। ये a और 4d इधर आएंगे, तो a प्लस 6d तो पहले से था, ये a इधर आकर माइनस का a हो गया।
4D आए इधर तो माइनस के 4D और बराबर में 12। ए से ए कट जाएगा, 6D में से 4D घटाएंगे तो 2D बचेगा जो कि 12 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ जाएगी 12/2 यानी कि D बराबर आ गया 6। दूसरी समीकरण यहाँ पर बनी ही नहीं, D आ गया हमारा डायरेक्ट इसे हल करने पर। अब हमें ज्ञात करना है A, तो A ज्ञात करने के लिए D का मान हमें समीकरण 1 में रखना है। तो D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो ये समीकरण 1 है A + 2D, D की जगह पर 6 लिख दिया बराबर में 16। तो A + 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर आ जाएगा 16 - 12। यहाँ से A आ जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे तो 4। जब किसी एपी के लिए हमें D और A ज्ञात हो जाता है तो हम उस एपी के कितने भी पद ज्ञात कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर एपी ज्ञात करनी है, तो एपी ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे अतः एपी का प्रथम पद यानी कि A बराबर 4, द्वितीय पद A2 जो होता है A + D, तो A की वैल्यू है 4 और प्लस D की वैल्यू है 6, तो 4 और 6 10। तृतीय पद A3 बराबर आ जाएगा A + 2D, तो 4 + 2 × 6, 2 × 6 12 और 4 16, जो पहले भी हमें दिया हुआ था। चलिए एक पद और निकाल लेते हैं। चतुर्थ पद A4 जो कि होगा A + 3D, A की वैल्यू 4, 3, D की वैल्यू 6, 6 × 18, 18 × 4 22। ये हमने 4 पद निकाल लिए हैं, तो लिख देंगे अतः अभीष्ट एपी होगी, क्या होगी? एपी पहला पद 4, दूसरा 10, फिर 16, फिर 22, फिर डैश डैश डैश। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने प्रश्न नंबर 13 से लेकर 16 को हल किया। कैसी लगी ये वीडियो, इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।